हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो नेम रिएक्शंस होती हैं उन नेम रिएक्शन की स्टडी करेंगे। इसके जो पिछले वाली जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने जो कैनिजारो रिएक्शन है उस कैनिजारो रिएक्शन की डेफिनेशन देखी थी, उसका कोई एक सिंपल रिएक्शन देखी थी और उसका मैकेनिज्म देखी थी। ठीक है, तो वो कैनिजारो रिएक्शन। उसके बाद में अपन इसमें देखते हैं नोवेल जेल कंडेंसेशन। नोवेल जेल जो कंडेंसेशन है वो भी एक प्रकार की नेम रिएक्शन है और उस नेम रिएक्शन है ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और कार्बोनिल जो कंपाउंड्स हैं वो भी ये नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। तो इस रिएक्शन की स्टडी भी अपन इसी चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, नोवेल जेल कंडेंसेशन। नोवेल जेल कंडेंसेशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि इस कंडेंसेशन में अपन कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है उसकी रिएक्शन अपन किसी एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स कंपाउंड्स के साथ में करवाते हैं और ये जो रिएक्शन है वो किसी ऑर्गेनिक बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को नोवेल जेल रिएक्शन कहते हैं। आप देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो कोई एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है ये, और ये किसके साथ में करवाते हैं, एक्टिव मैथिलीन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं जिसमें आपने एसिटोएस्टिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर है, ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स होते हैं। इसके साथ में इसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन एक बेस की प्रेजेंस में, और बेस भी इसमें सामान्यतः अपन ऑर्गेनिक बेस काम में लेते हैं। ऑर्गेनिक बेस में जैसे अपन सेकेंडरी अमीन काम में ले लिया, पिरिडीन काम में ले लिया, पिपरिडीन काम में ले लिया, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिक बेस हैं उसकी प्रेजेंस में अपन इस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन के फलस्वरूप अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं और इस रिएक्शन को नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसकी एक सिंपल रिएक्शन लिखें या तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसकी जो सिंपल रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन के थ्रू एक बार और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें अपन क्या करते हैं कि कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड और बात करें कीटोन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, यहाँ पर एक चीज आई है एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स। तो जो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स होता है वो क्या है, आप देखिए जैसे ये एक्टिव मैथिलीन ये CH2 है, ठीक है, ये CH और ये CH और इस कार्बन की ये दो वैलेंसी हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कार्बन है उस कार्बन की दो फ्री वैलेंसी हैं और दो वैलेंसियों से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और जब दो फ्री वैलेंसी हों और दो वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको अपन मैथिलीन ग्रुप कहते हैं। अब बात आ रही है एक्टिव मैथिलीन। तो एक्टिव जो शब्द है, एक्टिव जो टर्म्स है वो इसलिए यूज में ला रहे हैं कि जो मैथिलीन ग्रुप्स है उस मैथिलीन ग्रुप के जो हाइड्रोजन हैं वो हाइड्रोजन एक्टिव हैं, और उन हाइड्रोजनों का जो एक्टिविटी है, उस हाइड्रोजनों की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से मतलब क्या क्या कंसेप्ट है एक्टिविटी का, कि ये जो हाइड्रोजन हैं ये एसिडिक नेचर के हैं। यदि ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन को अपन बोलेंगे एक्टिव हाइड्रोजन और इस मैथिलीन ग्रुप को अपन बोलेंगे एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। समझ रहे हो ना आप। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि ये जो मैथिलीन ग्रुप है ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव किस कंडीशन में आएगा, ये एक्टिव जो एक्टिविटी है वो इसकी कैसे बढ़ जाती है। तो एक्टिविटी बढ़ने का कारण यह है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो जुड़ा हुआ हो।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको खींच रहा है। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको खींचेगा तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ आएंगे, कार्बन की तरफ आएंगे, और ये हाइड्रोजन किस रूप में निकल जाएगा, यहाँ H+ के रूप में निकलेगा। और जब यहाँ H+ के रूप में निकलेगा तो अपन क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन एक्टिव है और ये मैथिलीन ग्रुप है, ये भी क्या है, एक्टिव है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह आपने खूब स्टडी की होगी। यहाँ पर यहाँ अपन कौन सा समूह लगा सकते हैं, COCH3 भी लगा सकते हैं, OC2H5 भी लगा सकते हैं, ये COOC2H5 भी लगा सकते हैं, यहाँ पर CN भी लगा सकते हैं, यहाँ पर NO2 भी लगा सकते हैं। ये सारे के सारे जो ग्रुप्स होते हैं, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, CHO है, कीटोनिक समूह है, तो ये जो भी ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। और यदि CH2 है, उस CH2 से दोनों वैलेंसियों से यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो CH2 एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स हो जाता है, और ऐसे कंपाउंड को अपन एक्टिव मैथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो नोवेल-जेल रिएक्शन है, उस नोवेल-जेल रिएक्शन में अपन जो एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, तो वो नोवेल-जेल रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अपन इसी तरीके के कंपाउंड के साथ में करवाते हैं जिनमें CH2 ग्रुप, जिसमें मैथिलीन ग्रुप एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो CH2 ग्रुप है ये एक्टिव है, तो इसकी रिएक्शन आप मेलोनिक एस्टर से भी करवा सकते हो, इसकी रिएक्शन आप एसिटोएसिटिक एस्टर से भी करवा सकते हो, इसकी रिएक्शन आप साइनो मेलोनेट से भी करवा सकते हो, और इसी तरीके की जो रिएक्शन है वो अपन नाइट्रो कंपाउंड जोड़ करके, साइनो कंपाउंड जोड़ करके भी इस तरीके से करवा सकते हैं। तो आप जब भी एग्जाम में यदि नेम रिएक्शन नाम से आती है तो आप उसकी सीधी डेफिनेशन कर देते हैं। कई बार क्या होती है कि उसके रिएक्शन आती है और उसमें ये पूछते हैं कंप्लीट द रिएक्शन, तो कंप्लीट द रिएक्शन में यदि आपको CH2 दिखाई दे रहा है और उस CH2 के साथ में यदि एक्टिव मैथिलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं और आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स लिखा हुआ है जो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, तो आप ये कंफर्म हो जाइए इस बात के लिए कि ये जो रिएक्शन है ये नोवेल-जेल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो इसकी जो पहचान है वो यही है कि इसमें एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, वो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स है, वो इसमें रिएक्टिव स्पीसीज है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स करता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये CH2 है, इसकी रिएक्शन आप मेलोनिक एस्टर से करवा रहे हो, यहाँ पर इस तरीके से ये मेलोनिक एस्टर COOC2H5, ये मेलोनिक एस्टर। ठीक है, तो दोनों चीजें आप समझ रहे हो ना कि एक्टिव मैथिलीन ग्रुप्स क्या है, और ये इस तरीके से है। उसके बाद में आप देखिए इसके साथ में रिएक्शन करवाने के बाद में यहाँ पर अपन लेते हैं ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक बेस के रूप में अपन pyridine है, पिप्रिडीन है, और द्वितीय एमिनो एसिड है, और इसी तरीके से सेकेंडरी वो जो एमीन्स हैं वो अपन ऑर्गेनिक बेस के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, pyridine, तो यहाँ पर ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, और pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं R CH डबल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड O O C2H5 और CO O C2H5। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, और इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन के ऊपर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के कारण से आप यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं इनको कॉमन नेम है वो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर नोवेल-जेल रिएक्शन के रिजल्टेंट अपने को अल्फा बीटा अनसंतृप्त कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, और इस रिएक्शन को अपन नोवेल-जेल रिएक्शन कहते हैं। आगे इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। आगे यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं जलीय क्षारीय मीडियम में, और हाइड्रोलाइसिस के बाद में इसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं उच्च ताप के ऊपर,
150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, और CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है तो अपने को अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। इस कंप्लीट रिएक्शन को नोवेल जेल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ये KOH और इसकी प्रेजेंस में अपन जल अपघटन कर रहे हैं, और दूसरा इसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड C और CH, और यहाँ पर आ जाएगा COOH। तो इस तरीके से आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को नोवेल जेल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दोगे आप, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी, तो जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कंपाउंड्स के साथ में किसी कार्बनिक क्षार की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपने को अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को नोवेल जेल कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरीके से आपके ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि जो नोवेल जेल कंडेंसेशन है वो नोवेल जेल कंडेंसेशन क्या होते हैं। ठीक है, यहां पर इस नोवेल जेल कंडेंसेशन के बाद में ये तो इसकी सिंपल रिएक्शन हो गई। उसके बाद में अपन इसकी देखते हैं कि नोवेल जेल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें रिएक्टिव स्पीशीज क्या होती है, किस तरीके से इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और अटैक करने के बाद में किस तरीके से अपने को डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट स्टेप्स में अपने को प्राप्त होते हैं। ये जो सारी चीजें हैं जिनका सिस्टमेटिक रूप से अपन उनकी स्टडी करते हैं रिएक्शंस के माध्यम से, स्टेप वाइज स्टेप्स, तो वो आप जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि इसको अपन क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इसमें यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जब इसकी अपन मैकेनिज्म, तो देखिए मैकेनिज्म में अपन कई स्टेप्स हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के अंदर आप देखेंगे कि जैसे अपन क्षार के रूप में काम में लेते हैं तो ये क्षार एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये रिएक्शन को एक्टिवेट करता है और रिएक्शन को एक्टिवेट करके और फिर उसको जो है उसको मतलब इनिशिएट करता है, और इनिशिएट होती है तो अपने को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अपन ने यहाँ पर लिखा है pyridine, pyrimidine, और इस तरीके से आपको एक वर्ड लिया है ऑर्गेनिक बेस। तो यहाँ पर जो बेस है अलग अलग बेस काम में ले सकते हैं। तो कॉमन रूप से अपन इसको लिखेंगे तो इसको बी लिख सकते हैं। बी का मतलब जिसके पास में बेस और जिसके पास में क्या हो, लोन पेयर हो, क्योंकि जिसके पास में लोन पेयर्स होते हैं वो एज ए किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये बेस है। ये क्या काम करेगा कि यहाँ पर जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, उस एक्टिव मेथिलीन ग्रुप में आप जानते हो कि एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में होती है तो बेस है उसका काम क्या होता है, उस एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से निकालना। और वो किस रूप में निकलता है, एसिडिक हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलता है। तो यहाँ पर इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ में होगी, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स, एक्टिव मेथिलीन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ में होगी, ऐसे कंपाउंड्स के साथ में होगी जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला जो कंपाउंड्स है वो अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो आप देखिए ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है, और इस तरीके से ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O C2H5, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O C2H5 जो किस रूप में है, मैलोनिक एस्टर के रूप में है। फिर देखिए आगे यहाँ इसकी ये जो मैकेनिज्म है इसमें आप देख रहे हो
कि जो बेस है वो बेस कहां पर अटैक करेगा, जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस अपने लोन पेयर दे करके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करता है, और बॉन्डिंग करेगा तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर आते हैं, कार्बन के ऊपर आते हैं। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर जो H है वो H किस रूप में रिलीज हो रहा है, H प्लस के रूप में। तो आप यहां देखेंगे कि ये H प्लस और ये B, तो यहां से क्या निकल जाएगा, BH। ओके, और अपने को क्या प्राप्त होगा, C, ये C और ये क्या है H, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे हैं। तो बच्चों आप देखिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर ये CO, O, C2H5 और यहां पर CO और यहां पर O, C2H5। तो ये जो स्पीसीज बन रही है ये कार्बोनाइन स्पीसीज कहलाती है। कार्बोनाइन स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो 3 वैलेंसी होती है उसकी, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ऑक्टेट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसी जो स्पीसीज है वो क्या कहलाती है, कार्बोनाइन। तो यहाँ पर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप से बेस की रिएक्शन होने से अपने को कार्बोनाइन स्पीसीज है वो प्राप्त होती है। तो ये समझ रहे हो ना आप इस तरीके से। तो ये एक तरीके से कार्बोनाइन स्पीसीज। सेकेंड स्टेप में आप यूं देखिए कि ये जो कार्बोनाइन स्पीसीज है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कौन सा लिया है अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड, सिंपली एल्डिहाइड लिया है। यहां पर अपन क्या ले सकते हैं, कीटोन्स भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये जो कार्बोनाइन बना है वो कार्बोनाइन है, वो एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, न्यूक्लियोफाइल्स होता है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या यूं कहें इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कि न्यूक्लियोफाइल्स है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और रिएक्शन के दौरान न्यूक्लियोफाइल्स उस स्पेस के ऊपर अटैक करता है, उस साइट के ऊपर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ओके बच्चों, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल्स पर नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ कार्बोनाइन है इसके ऊपर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये कार्बोनाइन एज ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कार्बोनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और उससे पहले की वीडियो में आपने देखा है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर भी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, वो किस तरीके से रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो देखिए आप, है ना, सुन तो जा ही रहे हो, सुन तो रहे ही हो, आराम से सुनिए आप इसको और फिर आराम से मैकेनिज्म को देखिए और इसको आत्मसात कीजिए, आपको अच्छी तरीके से याद होगी। और यदि समझ के पढ़ोगे आप तो ये लंबे समय तक याद रहेगी। आप रट करके करोगे तो ये कुछ टाइम के बाद में आपके दिमाग से विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप समझ करके अच्छी तरीके से अपना फंडामेंटल क्लियर करते हुए इसकी मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें। उसके बाद में देखिए यहां पर RC डबल बॉन्ड O और यहां पर ये H, और यहां पर जैसे ये कार्बोनाइन है तो कार्बोनाइन है तो CH माइनस CO, O, C2H5, CO, O, C2H5। और आपको अभी बताया है ये किस स्थान पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। कहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर। क्यों है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, पोलैरिटी के कारण से। पोलैरिटी क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है।
उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण से पोलैरिटी क्रिएट हुई है, और पोलैरिटी क्रिएट होने के कारण से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और कम होने के कारण से न्यूक्लियोफाइल्स है वो वहीं पर अटैक करेगा। समझ रहे हो ना आप? तो यहां पर आप देखिए ये यहीं पर अटैक करेगा, ये लो यहां पर अटैक कर दिया, और जैसे जैसे ये अटैक करता जाएगा इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की ओर जाते जाएंगे। देख रहे हो? तो और जब ये न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली बॉन्डिंग कर लेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ऑक्सीजन एटम के ऊपर पहुंच जाएंगे, और उस कंडीशन में ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो यहां पर ये इससे जुड़ेगा और ये इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए यहां पर R, ये C, ये H, और ये देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ये जुड़ रहा है CH, और ये CO, O, C2H5, यहां पर देखिए CO, O, C2H5, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसी को अपन आगे कंटिन्यू रखें तो यहां पर देखिए इसको मैं मोड़ देता हूं, जबकि ये एरो सीधा ही होता है, परंतु ये स्पेस के हिसाब से यहां पर जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में यहां से क्या निकला था, BH, मतलब बेस है ना, उस बेस से क्या जुड़ गया था, H जुड़ गया था। यहां H जुड़ गया तो यहां पर अपन BH, ये वापस BH काम में आएगा, तो इसमें से वापस क्या निकल जाएगा, B, ये लोन पेयर, तो यहां पर ये H किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में निकलेगा। तो ये H प्लस है वो कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर। तो आप देखेंगे R, और ये C, और ये OH, ठीक है, H मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, CH, CO, O, C2H5, CO, O, C2H5, ये इस तरीके से। तो यहां पर इस तरीके से अपने को कंपाउंड्स प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हो ना यहां तक? तो ये बेस इस हाइड्रोजन को हटा रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है, कार्बोनाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है जिससे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर ये BH जो रिएक्शन के अंदर ही है वो जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये H प्लस वापस दे देगा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, OH। ठीक है, ये बन गया। अब इसके आगे और देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर आप और देखिए, इसी के आगे अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने डाल दिया क्षार, तो ये जो क्षार है ना, ये उसके जो दूसरा एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ये वाला देखिए, इस एक्टिव हाइड्रोजन है, इस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ में ये यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये देखिए इसको इस एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर के यहां से ये किस रूप में निकल रहा है, BH के रूप में निकल रहा है। ठीक है, और ये H के रूप में निकलेगा तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहां पर देखिए क्या बन रहा है, RCOH। यहां CH को मैं इसी तरीके से कॉम्पैक्ट कर देता हूं, यहां पर C, और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या है, COOC2H5 और COOC2H5। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा तो ये बाहर होगा, और बाहर होगा तो इसकी आगे फर्दर रिएक्शन देखिए। मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म में अपने को सारा सब कुछ लिखना होता है। इसकी यहां से रिएक्शन है ये यहां से, तो यहां से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा। तो देखिए इस नेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां आ रहे हैं, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो ये OH माइनस है वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से क्या निकला है, BH,
तो ये BH और ये OH माइनस रिएक्शन करके B तो वापस फ्री हो जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये ऐसे, और ये H और ये OH है ये H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से आप देख रहे हो ये तो OH निकल रहा है और ये H निकल रहा है, ये निकल रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये क्या हो गया H2O, H2O का एलिमिनेशन हो रहा है। और H2O का एलिमिनेशन हो रहा है तो यहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसके बाद में आप देखेंगे तो ये H2O है उसका एलिमिनेशन होगा क्षार की प्रेजेंस में, और उस क्षार की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता है तो अपने को यहाँ पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड C, और C के क्या हो जाएगा ये OC2H5, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अपने को प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका यदि अपन आगे क्षारीय मीडियम में इसका यदि हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं KOH तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस में जल के मॉलिक्यूल्स के द्वारा ये जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए ये ऐसे, तो ये OH, तो ये तो क्या बन जाएगा C2H5OH और C2H5OH। तो कितने एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहां पर क्या बनेगा RCH डबल बॉन्ड C, और C के यहां पर क्या रह गया C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड प्राप्त होता है। और यदि इस तरीके के कंपाउंड को अपन गर्म करते हैं तो इसमें से इजीली क्या निकल जाती है, CO2 इजीली निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा RCH डबल बॉन्ड C, अब इसमें से CO2 निकल गई तो क्या रह गया H, तो यहां पर क्या लगा देंगे H, और ये पूरा ग्रुप कौन सा है COH, तो ये COH। ये जो कंपाउंड्स है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस तरीके से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं, और ये इसकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। तो नोवेल जेल रिएक्शन क्या होती है उसकी अपन ने सिंपल रिएक्शन देखी, और उस सिंपल रिएक्शन के साथ में अपन ने इसकी मैकेनिज्म देखी, और उस मैकेनिज्म के बाद में अपन ने ये इस तरीके से अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त किया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि क्षार और ये एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा तो कार्बेनाइन बनेगा। ये कार्बेनाइन है जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह है, जो एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो अपने को ये क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो अपने को ये इस तरीके से एक ऑक्सीजन एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। और यहाँ इसके बाद में ये जो BH जो यहाँ से निकला है वो अपना H+ देगा, तो ये OH और ये H, तो इस H2O का एलिमिनेशन होगा तो अपने को ये कंपाउंड्स प्राप्त होगा। और फिर इसका अपन क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एथिल अल्कोहल के निकल जाएंगे, और 2 COH ग्रुप एक ही कार्बन पर जुड़े रहेंगे। एक ही कार्बन पर जुड़े रहेंगे तो यदि अपन इसका गर्म करते हैं, इसको अपन ताप के प्रभाव के द्वारा या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के द्वारा इसमें से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 एलिमिनेशन होता है, तो उससे अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होते हैं। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म है। इस तरीके से और भी मैकेनिज्म है, एक एग्जांपल और दे देते हैं इसका। तो देखिए ये मैकेनिज्म आप आराम से, मैं जैसे धीरे बोल रहा हूँ आराम से इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने बुक की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का नोवेल जेल रिएक्शन का। तो देखिए जैसे यहाँ पर अपन ने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH
एसिटाल्डिहाइड और यहाँ पर CH2 CO CH2 CO CH3 और यहाँ पर COOC2H5 एसिटोएस्टिक एस्टर। और उसके बाद में यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन अपन जैसे पिरिडीन के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो पिरिडीन के प्रेजेंस में करवाएंगे तो अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट है वो CH3 CH डबल बॉन्ड C CO CH3 और यहाँ पर COOC2H5, ठीक है। और फिर इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस अम्लीय या क्षारीय माध्यम में। तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड C CO OH और यहाँ पर COOH। और जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो माइनस CO2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी CO2, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ठीक है। तो ये भी इसी मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बनेगा और फिर हाइड्रोलाइसिस और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड से प्राप्त होता है। तो जैसे वहां पर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स के रूप में आपने मेलोनिक एस्टर लिया है और यहाँ पर आप एसिटोएसिटिक एस्टर काम में ले रहे हैं, पर है ये जो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप ही हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस तरीके की रिएक्शन से अपन नोवेल जेल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है और ये नेम रिएक्शन है। ओके, थैंक्स।